हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम शुरू करने वाले हैं साइंस का आपका सेकंड चैप्टर जिसका नाम है एसिड बेस एंड सॉल्ट्स। तो हम ऑलरेडी फर्स्ट चैप्टर कर चुके हैं और उसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीख चुके हैं, जैसे बैलेंसिंग करना और इक्वेशन बनाना, और जो कि आपका आगे की एक्सरसाइजेस के लिए, आगे की चैप्टर्स के लिए इम्पोर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले अपनी बुक्स ओपन कर लीजिए, साथ के साथ पढ़ेंगे। जहाँ टाइम दिया जाए वहाँ आप सॉल्व करेंगे, जहाँ याद करने के लिए बोला जाए वहाँ आप याद करेंगे। तो आई होप आपने बुक्स निकाल ली हैं, रेडी हैं आप पढ़ने के लिए। तो आधे घंटे के लिए अपने दरवाजे वगैरह बंद कर लें और आराम से अब मेरे साथ पढ़ाई शुरू करें, ठीक है। चलिए, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। एक बार अपने दोस्तों को ज़रूर भेज दीजिएगा कि वीडियो आ गई है नई चैप्टर 2 की। ओके, शुरू करते हैं चैप्टर 2, एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स। देखिए, हमारे इस एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में, या कह लें अर्थ पे, हम बेसिकली केमिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। वो 3 पार्ट कौन से हैं? वो 3 पार्ट हैं एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, ठीक है। हमने बेसिकली सारे केमिकल्स को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, दैट इज एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट। तो हम कह सकते हैं, अभी इनके बारे में हम थोड़ा सा एक छोटा सा इंट्रो लेंगे, एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। तो चैप्टर शुरू करने से पहले इनके बारे में थोड़ा सा बेसिक नॉलेज हम एक्वायर कर लेते हैं, ताकि हमें ये चैप्टर में पता हो कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। ठीक है। देखिए, सबसे पहले हम एसिड की अगर बात करें तो एसिड सोर इन टेस्ट होते हैं, खट्टे होते हैं, है ना। जब आप टेस्ट करते हो तो ये सोर इन टेस्ट होते हैं, ये आपको जूनियर क्लासेस से पता है, ठीक है। इसके अलावा जब इन्हें पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में जब एसिड को डिज़ोल्व करते हैं तो क्या होता है, ये H+ आयंस देते हैं, H+ आयन रिलीज करते हैं। मतलब एसिड को जब आप पानी में घोल देते हो, मतलब एक्वस बना देते हो, तो ये H+ आयंस रिलीज करते हैं। इन्हीं H+ आयंस की वजह से एसिड्स जो होते हैं वो अपनी एसिडिटी शो करते हैं, शोज दियर एसिडिटी। ये H+ आयन ही है। मतलब अगर किसी वजह से H+ आयन रिलीज ना हो तो एसिड अपनी एसिडिटी शो नहीं करेंगे, राइट। तो H+ आयन की वजह से ही एसिड्स शो करते हैं। इसके अलावा आपको कुछ और चीज़ें पता हैं, जैसे अगर आपको याद है तो ये लिटमस पेपर आता है आपको, ठीक है। लिटमस पेपर आता है, 2 तरह का आता है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू। तो ये एसिड क्या करता है, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। ब्लू लिटमस पेपर का कलर जो है वो रेड में चेंज कर देता है जब एसिड में उसे डिप करते हैं। तो ये चेंज हो जाता है, इससे हमें पता चल जाता है कि उसमें किसी भी चीज़ में एसिड है, ठीक है। तो ये पता लगाने का तरीका है। तो देखो, अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करें तो एसिड जो हैं हमारे बेसिक से वो 2 तरह के हैं। एसिड के अगर टाइप्स की अगर हम बात करें तो एक होता है मिनरल एसिड और दूसरा होता है ऑर्गेनिक एसिड। एक मिनरल और एक ऑर्गेनिक, ठीक। अब देखो, मिनरल की अगर बात कर रहे हैं उसे आप इनऑर्गेनिक एसिड भी कह सकते हो, इनऑर्गेनिक, सॉरी, इनऑर्गेनिक एसिड। और ऑर्गेनिक एसिड को आप नेचुरल एसिड भी कह सकते हो, ठीक है, दोनों कह सकते हो। तो ये 2 टाइप के आपके पास एसिड्स होते हैं, मिनरल एसिड एंड ऑर्गेनिक एसिड। अब देखो, अगर हम इनमें डिफरेंस की बात करें तो जो मिनरल एसिड है आपके, उन्हें रिप्रेजेंटेशन की अगर बात की जाए तो उनमें आगे H लगा हुआ होता है, पीछे कोई भी नॉन मेटल वाला पार्ट हो सकता है, कोई भी एनायनिक स्पीसीज हो सकती है। फॉर एग्जांपल के लिए HCl, इसमें पीछे Cl एक एटम लगा हुआ है,
या फिर H2SO4, ये पॉलीएटमिक आयन लगा हुआ है इसके पीछे, लेकिन आगे इसके H लगा हुआ है, ठीक है। तो आगे H+ आयन होता है, पीछे X या नॉन मेटल आयन होता है। तो ये इसकी रिप्रेजेंटेशन होती है। वहीं अगर हम बात करें ऑर्गेनिक एसिड की, तो ऑर्गेनिक एसिड आपको इस तरीके से नज़र आता है कि आपको कार्बन पार्ट नज़र आता है, ठीक है, और लास्ट में COOH नज़र आता है आपको, ये पूरा एक साथ नज़र आता है COOH। तो अगर आपको COOH नज़र आ रहा है तो वो क्या है, ऑर्गेनिक एसिड है। फॉर एग्जांपल हम अगर बात कर लें CH3COOH, तो ये जो है ये वाला ऑर्गेनिक एसिड है, इसका नाम होता है आपका इथेनोइक एसिड। आप 4th चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, इथेनोइक एसिड के बारे में। तो इसमें पीछे आपको नज़र आ रहा है COOH, तो ये क्या है, आपका एक ऑर्गेनिक एसिड है। अब देखिए, ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई कि आगे H लगा हुआ है तो वो मिनरल एसिड है, पीछे COOH लगा हुआ है तो वो एक ऑर्गेनिक एसिड है। और इनके बारे में डिफरेंस की अगर बात करें तो देखिए, ये 100% आयंस देते हैं, ठीक है, 100% आयंस देते हैं, लेकिन ये करीब 5 to 10% आयंस ही देते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन। जब पानी में घोलते हो ना आप इन्हें, तो ये 5 to 10% ही देते हैं, जबकि ये 100% आयन में डिसॉल्व हो जाते हैं इन एक्वस सॉल्यूशन, ठीक है। मतलब ऑर्गेनिक एसिड को जब आप पानी में डिसॉल्व करोगे तो वो सिर्फ 5 to 10% ही आपको आयंस देंगे, लेकिन जब आप मिनरल एसिड को डिसॉल्व करोगे तो वो 100% घुल जाएंगे, पूरे के पूरे पानी में टूट कर आपको, जैसे HCl अगर आपने घोला तो 100% H और 100% Cl मिलेंगे, आपको कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर आपने इथेनॉइक एसिड को घोला तो अगर मान लो 100 मॉलिक्यूल आपने लिए, तो उन 100 में से सिर्फ 5 से 10 मॉलिक्यूल ही पानी में घुलेंगे, बाकी के एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगे, ठीक है। उन्हें तोड़ने के लिए आपको और ज़्यादा पानी डालना पड़ेगा। तो इस तरीके से ये बस थोड़े बहुत ही घुल पाते हैं, इसीलिए इन्हें हम ऑर्गेनिक एसिड कह रहे हैं। तो देखो, ये क्योंकि पूरी तरीके से घुल जाता है इसलिए ये स्ट्रॉन्ग एसिड्स होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड्स। जबकि ये क्या ऐसे हैं, ये है वीक एसिड, क्योंकि पूरी तरीके से नहीं घुल रहे, बहुत कम H+ आयन दे रहे हैं, इस वजह से ये वीक एसिड्स कहलाते हैं, ठीक है। और देखो, कलर तो दोनों ही ब्लू, जो ब्लू लिटमस पेपर है उसे रेड में दोनों ही शो करेंगे, दोनों ही कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। अगर हम pH की बात कर लें, देखो pH क्या है, एक तरह का स्केल है। जैसे आप किसी भी चीज़ को मेज़र करते हो ना, तो आप उसी तरीके से pH स्केल आता है। pH स्केल यूज़ होता है एसिड या बेस या किसी भी केमिकल का pH नापने के लिए। जैसे किसी भी डिस्टेंस को मेज़र करने के लिए आप मीटर का यूज़ करते हैं, उसी तरीके से कितना एसिड है या कितना बेस है, उसकी स्ट्रेंथ को, उसकी कैपेसिटी को मेज़र करने के लिए हम इस एक स्केल का यूज़ करते हैं, और वो स्केल होता है आपका pH स्केल। तो आपका जो pH स्केल है, ठीक है, पहले लिख देते हैं हम pH स्केल का क्या यूज़ है। pH स्केल यूज्ड फॉर मेजरिंग स्ट्रेंथ ऑफ एसिड या बेस, ठीक है। pH स्केल का हम इसलिए यूज़ करते हैं। तो pH स्केल पर जो मिनरल एसिड है ये स्ट्रॉन्ग होते हैं, ठीक है। अगर हम कॉन्सेंट्रेटेड की बात कर लें, ठीक है, कॉन्सेंट्रेटेड क्या होता है उसके बारे में अभी लिख देंगे हम। तो pH स्केल जो है उस पर pH वैल्यू जनरली 50% से कम रहती है, मतलब 0 से लेकर आप कह सकते हैं 3.5 तक रहती है जनरली, ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड में इसकी वैल्यू pH 3.5 से लेकर 7 के बीच में होती है, मिडल की बात हो रही है, ठीक है, इतने के बीच में होती है, इससे ज़्यादा नहीं होगी, ठीक। तो ये है आपके एसिड्स के टाइप। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना। मिनरल एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते, कैन नॉट टेस्ट, मिनरल एसिड को आप टेस्ट नहीं कर सकते क्योंकि ये हाईली कोरोसिव है, जला देते हैं,
ठीक है। जबकि ऑर्गेनिक एसिड जो है उन्हें आप टेस्ट कर सकते हैं, कैन बी टेस्टेड, ठीक है, आप उन्हें टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन तभी जब आपने उसे बहुत ज़्यादा मात्रा में ना लिया हो, मतलब कॉन्सेंट्रेटेड ना हो, पानी में घोल के आप टेस्ट कर सकते हैं, ये आपको हार्म नहीं करते। जैसे जितने भी खट्टे होते हैं, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमारे पास विनेगर होता है, ये जो ऊपर हमने फॉर्मूला लिखा ये विनेगर का ही है, इथेनोइक एसिड विनेगर को ही कहते हैं, ठीक है। विनेगर हो गया जो आप चाउमीन वगैरह में डाल के खाते हो, सफ़ेद सा पानी आता है ना, उसे डालते हैं, वो कहलाता है विनेगर। तो विनेगर हो गया, या टार्टरिक एसिड हो गया, टार्टरिक एसिड इमली में आता है, जो टार्टरिक एसिड है वो इमली में होता है, इमली का खट्टापन टार्टरिक एसिड की वजह से है। तो आपको ऐसे बहुत सारे जो आपके क्या बोलेंगे एसिड्स हैं वो अभी पीछे देखने को मिलेंगे आपको, तो अभी ज़्यादा डिस्कस नहीं करता हूँ क्योंकि आगे आएंगे फिर दोबारा से वहाँ पर टाइम वेस्ट होगा अदरवाइज। तो ये कुछ इसमें डिफरेंसेस हैं जो आपको पता होने चाहिए। तो ये एसिड है अभी तक के, ये एसिड का एक इंट्रो हुआ आपका, ठीक है। हाँ जी, अगर हम बात करें बेस की, बेस का इंट्रो अगर हम करें तो यहाँ से पहले हम यहाँ पर एसिड के बारे में एक और लाइन लिख लेते हैं। एक तो ये देखिए, हाँ एक लाइन तो ये लिख लीजिए, कोरोजिव इन नेचर, कोरोजिव होते हैं, ठीक है, चीज़ों को जला देते हैं, ठीक है, उन्हें नुकसान पहुंचा देते हैं, उनका कोरोजन कर देते हैं, तो ये कोरोजिव इन नेचर होते हैं। और दूसरी चीज़ पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 से लेकर 7 के बीच में, इनकी वैल्यू 7 से लेकर उसके बीच में होती है, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं बेस की, ठीक, चलिए। तो बेस जो है वो बिटर इन टेस्ट होते हैं, कड़वे होते हैं, बिटर इन टेस्ट। तो जितने भी आपके कड़वे सब्सटेंसेस होते हैं, मान लो जैसे आपका सोप है, आपने कभी कभी नहा रहे होंगे तो कभी आना कभी आपके मुंह में सोप का पानी चला गया होगा, है ना, तो आपको कड़वापन महसूस हुआ होगा, तो वो कैसा होता है, बिटर इन टेस्ट होता है। या आपने बेकिंग सोडा खाया होगा कभी, जनरली अगर आपके एसिडिटी होगी होगी तो घर पे क्या होते हैं, मम्मी आपको बेकिंग सोडा पानी में घोल के दे देती हैं। अब तो खैर इनो आ गया तो यार अब सब बच्चे जाते हैं और इनो वीनो पीते हैं, ठीक है, और मम्मी भी पास की दुकान से मंगा लेती है। लेकिन पहले क्या होता था कि इनो वगैरह इतना चलता नहीं था, तो बेकिंग सोडा ही, और ख़ासकर रात में अगर कभी पेट में दर्द होने लगा तो बेकिंग सोडा घर पे रखा हुआ होता था किचन में, उसी को पानी में घोल के और आपको दे दिया जाता था, तो उसका टेस्ट भी बिटर होता था, तो वो भी बेस ही है, ठीक है। तो बिटर एंड टेस्ट होते हैं बेस। इसके अलावा जब इन्हें पानी में डिज़ोल्व करते हैं, पानी में जब आप बेसिस को डिज़ोल्व करते हैं तो ये OH माइनस आयंस देते हैं, ठीक है, हाइड्रोक्साइड आयन बोलते हैं इन्हें, हाइड्रोक्साइड आयन देते हैं। और इसी हाइड्रोक्साइड आयन की वजह से इनका बेसिक नेचर होता है, ठीक है, बेसिक नेचर ड्यू टू OH माइनस आयंस। ये जो OH माइनस आयंस रिलीज हुए हैं इसी की वजह से बेस अपनी वो बेसिसिटी दे पाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको पता है ये रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, बेस जो होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देते हैं। अभी एक ट्रिक सी देख लेना आप, अगर बाद में कभी कंफ्यूज हो जाते हो कि एसिड जो है वो कन्वर्जन की बता रहा हूँ, ठीक है, एसिड जो है ये क्या करता है, एसिड में डी आ रहा है ना, एसिड ये कन्वर्ट कर देता है रेड में, एसिड कन्वर्ट कर देता है आपका रेड में, ठीक है, रेड में करेगा तो किसे करेगा, ब्लू को करेगा, ठीक। उसी तरीके से बेस कन्वर्ट कर देता है कलर को, किसमें, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है, ब्लू में, ठीक है, बेस कन्वर्ट किसे कर देता है, ब्लू में कन्वर्ट कर देता है।
तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, एसिड रेड में कन्वर्ट कर देगा, बेस ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ओके, इसके अलावा अगर हम कोरोजन की बात करें तो ये भी कोरोजिव और समहाउ प्रिवेंटिव होते हैं, बचाने वाले होते हैं, प्रिवेंटिव इन नेचर होते हैं। ठीक है, और अगर हम पीएच की बात कर रहे हैं तो पीएच स्केल पर इसकी वैल्यू 7 से लेकर 14 तक होती है। देखो पीएच वैल्यू मैक्सिमम 14 तक जाती है। ठीक है, पीएच स्केल जो होता है, पीएच स्केल 0 से लेकर 14 तक होता है। ओके, इस पीएच स्केल में आपकी 0 से लेकर 7 से लेकर 14 ये वैल्यू है। यहाँ एसिड्स हैं, यहाँ बेसिस हैं, और एग्जैक्ट 7 पर होते हैं न्यूट्रल, जो ना एसिड है ना बेस है। जैसे आपका पानी होता है, वो कैसा होता है, न्यूट्रल होता है, तो वो आपको ना एसिडिक नज़र आता है ना बेसिक नज़र आता है। तो ये कुछ चीज़ें आपने बेस के बारे में जानी है। अब बेस जो है वो भी स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेसिस होते हैं। अब उन्हें आप जनरली ऐसे आइडेंटिफाई नहीं कर पाते। तो बेसिस जो हैं वो रिप्रेजेंट कैसे होते हैं, रिप्रेजेंटेशन के लिए क्या होता है इनमें कि आगे मेटल आयन लगा हुआ होता है और पीछे हाइड्रोक्साइड आयन लगा हुआ होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर लें NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, यहाँ ये आगे मेटल है तो आगे मेटल आयन लगा हुआ है, पीछे हाइड्रोक्साइड है, तो ये बन गया आपका एक बेस। आगे Na मेटल है और पीछे OH नॉन मेटल बोलो सॉरी हाइड्रोक्साइड है। तो ये बेस को रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ऑब्वियसली जब आप बेस बनाते हो, फॉर्मूला जब बनाओगे तो आपको क्रॉस वैलेंसी करके बनाना पड़ेगा, जैसे आपने 9th में सीखा है, जैसे आपको पिछले चैप्टर में भी थोड़ा याद दिलाया था। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको एल्यूमिनियम का बेस बनाना है तो आप क्या करेंगे, एल्यूमिनियम जिसकी वैलेंसी होती है 3 और OH हाइड्रोक्साइड, ये भी आपने 9th में पढ़ा है, इस पर चार्ज माइनस का होता है तो वैलेंसी इसका 1 ही माना जाएगी। ठीक है, और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे आप, तो आपका जो प्रोडक्ट है वो जो कंपाउंड बन के आएगा वो क्या बनेगा, AlOH3। तो ये एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बन गया आपका, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, कोई इशू नहीं है। तो ये आपका इंट्रो था जो आपको समझ में आना चाहिए था यहाँ तक। आई होप आपको क्लियर होगा। इसमें बहुत ज़्यादा कुछ इतना समझने का नहीं था, फिर भी आपको क्लियर होना चाहिए। आगे अगर हम बात कर लेते हैं, चैप्टर शुरू करते हैं मेनली, ताकि हमें ज़्यादा टेंशन ना हो, आपको ज़्यादा टेंशन ना हो कि अलग से ही पढ़ाया जा रहा है। हमने NCERT की बात की है तो NCERT करेंगे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अभी कुछ नहीं है इतना एक्स्ट्रा, सब कुछ एक्स्ट्रा दे रखा है। बस यहाँ पर आपको एक प्रॉपर्टी वो बेकिंग सोडा वाली बात दे रखी थी, जो आप घर में यूज़ करते हैं जब भी आपको एसिडिटी हो जाए ओवर ईटिंग की वजह से, तो घर में रेमेडी के फॉर्म में, मतलब घर पे ही अगर आपको इलाज करना है थोड़ा बहुत, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करते हैं, लेमन जूस यूज़ करते हैं, विनेगर यूज़ करते हैं, और बेकिंग सोडा यूज़ करते हैं। तो आप यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा का सॉल्यूशन। क्यों? क्योंकि बेकिंग सोडा बेसिक होता है और आपको ही है एसिडिटी, तो वो दोनों एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, तो इस वजह से आप यूज़ करते हैं। ओके, हाँ, अब यहाँ वही बेसिक चीज़ें दे रखी हैं कि एसिड्स सोर इन टेस्ट होते हैं और ये ब्लू लिटमस को रेड में चेंज कर देते हैं। वहीं पर बेसिस बिटर इन टेस्ट होते हैं और ये चेंज कर देते हैं रेड लिटमस पेपर को ब्लू लिटमस पेपर में। ठीक है, तो अब यहाँ पर जब हम बात कर ही रहे हैं ये रेड और ब्लू के बारे में, तो यहाँ पर हमें एक लिटमस दे रखा है। ये जो लिटमस है ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस है क्या एक्चुअली? तो देखो ये जो रेड लिटमस है वो है क्या, एक नेचुरल इंडिकेटर है,
एक नेचुरल इंडिकेटर है। अब ये जानने से पहले कि नेचुरल इंडिकेटर क्या है, हमें पता होना चाहिए कि इंडिकेटर क्या होता है ना। तो अभी समझाएंगे। अभी बस आप इतना समझ लो कि लिटमस क्या है, एक नेचुरल इंडिकेटर है। चलो अब साथ ही समझा देते हैं। तो एसिड बेस इंडिकेटर, एसिड बेस इंडिकेटर होता क्या है? आपकी इसकी डेफिनेशन यहीं दे रखी थी, यहीं देख लेते हैं। देखो चलिए यहीं लिखवा देते हैं। केमिकल्स या सब्सटेंसेस भी लिख सकते हो आप, सब्सटेंसेस दैट इंडिकेट द प्रेजेंस ऑफ एसिड और बेस in a solution is called इंडिकेटर, लिख सकते हैं सिंपली, इज कॉल्ड एसिड बेस इंडिकेटर। ठीक है, तो बेसिकली है क्या, एसिड बेस इंडिकेटर उन्हें कहते हैं जो एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने के लिए, इंडिकेट करने के लिए यूज होते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हमने बात की थी रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर की। तो ये रेड लिटमस पेपर और ब्लू लिटमस पेपर आपको एसिड और बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करते हैं। उसी तरीके से अब देखो, लिटमस पेपर और लिटमस दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, तो ये दो अलग अलग चीज़ें क्यों हैं? लिटमस एक सॉल्यूशन है। ठीक है, लिटमस एक सॉल्यूशन है, उसी का यूज़ करके लिटमस पेपर बनाया जाता है। तो लिटमस एक सॉल्यूशन है जिसका यूज़ करके पेपर बनाया जाता है। तो लिटमस बनाया कैसे जाता है, मैं पहले यही बात कर लेते हैं। देखो, लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो, उसका कलर है पर्पल। निकलता कैसे है, कहाँ से आता है? देखो, लिटमस सॉल्यूशन जो है वो होता है पर्पल, और ये आता कहाँ से है? ये आता है लाइकन से। अब आपको जूनियर क्लासेस में याद होगा लाइकन क्या होता है। लाइकन एक सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन किसका? फंगी का, फंगस का और एल्गी का, फंगस और एल्गी का होता है। देखो, सिम्बायोटिक एसोसिएशन बेसिकली मतलब ये होता है कि एक दूसरे को बेनिफिट देने वाली जो दोस्ती होती है उसे हम कहते हैं सिम्बायोटिक एसोसिएशन। तो फंगस और एल्गी अपने एक दूसरे के साथ रहते हैं ताकि एक दूसरे को बेनिफिट दे सकें। जैसे फंगस जो है उसे रहने के लिए एक गीले से सरफेस की ज़रूरत होती है। उल्टा बोल दिया, देखो, हाँ सॉरी, फंगस जो है उसे खाने की ज़रूरत है। ठीक है, फंगस जो है वो रहता है गीले से सरफेस पे, उसका ऊपर जो एरिया होता है वो गीला सा होता है। ठीक है, और उसे चाहिए खाना, पर खाना तो वो खुद नहीं बना सकता क्योंकि वो ग्रीन कलर का है, नहीं है। तो खाना कौन देता है उसे? उसे देता है खाना एल्गी। एल्गी ग्रीन कलर का होता है, वो फोटोसिंथेसिस करता है तो अपना खाना खुद बना सकता है। तो फंगस को खाना मिल जाता है एल्गी से। पर एल्गी को क्या मिलता है? एल्गी को रहने के लिए चाहिए गीली सी जगह, नमी वाली जगह। भाई एल्गी कहाँ पाई जाती है? नमी वाली जगह में पाई जाती है ना। एल्गी मतलब काई, तो काई नमी वाली जगह में पाई जाती है ना। तो इसे चाहिए गीली सी जगह। तो गीली सी जगह कहाँ से मिलती है इसे? फंगस। फंगस जो होता है, जैसे आपने बरसात के दिनों में देखा होगा, वो सांप की छतरी बोलते हैं ना, मशरूम टाइप का जो होता है, उसे कहते हैं हम, वही फंगस का एक एग्जाम्पल है। तो उसके ऊपर जो जगह मिल जाती है उसे, वो गीला सा सरफेस होता है, तो एल्गी उसके ऊपर रह सकती है। तो एल्गी को रहने के लिए जगह मिल जाती है और फंगस को खाने के लिए खाना मिल जाता है। दोनों इसलिए एक दूसरे को हेल्प करते हैं और यही कहलाता है सिम्बायोटिक एसोसिएशन, और इसी कॉम्बो को हम कहते हैं लाइकेन। ठीक है, अब ये जो लाइकेन है, इसी लाइकेन को निचोड़ कर, एक्सट्रैक्ट कर कर जो सॉल्यूशन निकलता है उसे कहते हैं हम लिटमस सॉल्यूशन, और इसका कलर होता है पर्पल कलर। ठीक है, अब ये जो लाइकेन है ये थैलोफाइटा की डिवीज़न में आता है। अब थैलोफाइटा आपको, आपके लिए फ़िलहाल नया हो गया क्योंकि आपकी 9th में से एक चैप्टर हटा दिया गया है जिसमें हम ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ते थे। तो फिलहाल आप इसे
मार्क कर लीजिए, कहीं भी हो सकता है पूछ लिया जाए, वैसे इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बस ये समझ लीजिए वो ऑर्गेनिज्म जिनमें थैली टाइप के स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, थोड़े से कप जैसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं, हल्के हल्के इस टाइप के, यूं थोड़े गोल गोल से स्ट्रक्चर अगर पाए जाएं तो उन्हें बोलते थे हम थैलोफाइटा। फिलहाल इतना समझ लीजिए, लिटमस सॉल्यूशन लाइकन से निकलता है, पर्पल कलर है और इंडिकेटर की फॉर्म में यूज़ होता है। ठीक है, जब इस लिटमस, अब ये रेड लिटमस और ब्लू लिटमस बनाया कैसे जाता है, क्योंकि ये तो पर्पल कलर का है, तो होता क्या है, जब लिटमस सॉल्यूशन में हम एसिडिक और बेसिक मिला दें तो ये कलर चेंज कर लेगा। ठीक है ना, तो होगा क्या, जब हम लिटमस में, ठीक है, जो कि कैसा है, पर्पल कलर का है, उस पर्पल कलर के लिटमस में अगर हम एसिड मिलाएं तो वो हो जाएगा रेड कलर का। कलर सेम है जो हमने अभी पढ़ा था, ठीक है ना। और अगर उसी पर्पल कलर के लिटमस में हम अगर बेस मिलाएं तो क्या होगा, तो वो ब्लू हो जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, आपके पर्पल से रेड और ब्लू मिल गए, बन गए आपको। ठीक है, अब इनमें कर दिया पेपर डिप, पेपर को डुबो दिया, तो अब पेपर भी रेड और ब्लू कलर का हो गया। ये बन गए रेड लिटमस पेपर एंड ब्लू लिटमस पेपर। ठीक है, अब जब आप इस ब्लू लिटमस पेपर पे एसिड डालोगे तो ये रेड कलर में चेंज हो जाएगा, और जब इस रेड लिटमस पेपर पे बेस डालोगे तो ये उसमें चेंज हो जाएगा। लेकिन ये मिला बना कैसे आपका, पर्पल लिटमस सॉल्यूशन से। हालांकि इस तरीके से सवाल नहीं आएगा, आपका सवाल सिंपल आएगा अगर आता है तो, लिटमस सॉल्यूशन में अगर एसिड डाली जाए तो क्या कलर चेंज होगा, तो पर्पल कलर जो है वो रेड हो जाएगा, और बेस डाला तो पर्पल कलर है वो ब्लू हो जाएगा। समझ में आया? तो ये क्या है आपके, ये हैं एक नेचुरल इंडिकेटर जो आपको नेचर से मिलते हैं। तो लिटमस एक नेचुरल इंडिकेटर है। साथ ही साथ टर्मरिक, जो आपके घर में हल्दी होती है, वो भी क्या है आपका, एक नेचुरल इंडिकेटर है। ठीक है, हल्दी क्या करती है, तो टर्मरिक किस कलर का है ये तो पता ही है आपको, टर्मरिक होता है येलो कलर का। ये येलो कलर रेड में चेंज हो जाता है जब बेस मिलता है इसमें, एसिड नहीं बेस, ये येलो से रेड में कन्वर्ट हो जाता है जब इसमें बेस मिलता है। लेकिन कोई चेंज नहीं होता जब एसिड मिलता है, एसिड पे कोई चेंज नहीं होता, लेकिन बेस में ये रेड हो जाता है। ओके, तो टर्मरिक इस तरीके से हमें बेस को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है। देखो यहाँ लिखा भी है ना, स्टेन्स ऑफ करी ऑन अ वाइट क्लोथ। करी में जब भी आप कड़ी बनाते हो या कोई भी चीज़ की करी बनाते हो तो उसमें हल्दी यूज होती है ना, तो स्टेन्स ऑफ करी ऑन ए वाइट क्लोथ बिकम्स रेडिश ब्राउन व्हेन सोप विच इज बेसिक इन नेचर इज स्क्रब्ड ऑन इट। जब भी आप बनाओगे आपके शर्ट वगैरह पे कड़ी का दाग लगेगा। कड़ी का मतलब, करी मीन्स सिर्फ वो हमारी कड़ी नहीं होती है, करी का मतलब जो हम तरी बोलते हैं ना हिंदी में, तरी है। तो तरी आपकी अगर शर्ट वगैरह पे गिर जाए सब्जी वगैरह की तो वो येलो हो जाती है, और फिर जब आप सोप लगाते हो, साबुन लगा के उसे साफ करते हो, तो उस वक्त वो येलो से रेड हो जाता है। बाद में जब आप उसे पानी में निकाल देते हो और धो देते हो तो फिर से अगर दाग बचता है तो वो फिर से येलो टाइप का ही हो जाता है। इट टर्न्स येलो अगेन व्हेन द क्लोथ इज वॉश विद प्लेंटी ऑफ वाटर। पानी से धो देते हो तो वो हो जाता है। तो ये नेचुरल इंडिकेटर हो गए। अब नेचुरल इंडिकेटर के अलावा आपके होते हैं सिंथेटिक इंडिकेटर। सिंथेटिक इंडिकेटर कौन से होते हैं? सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं वो इंडिकेटर जो कि लैब में बनाए जाते हैं। ठीक है, द इंडिकेटर्स विच आर मेड इन लैब्स आर नोन एज सिंथेटिक इंडिकेटर। और नेचुरल इंडिकेटर, द इंडिकेटर्स विच आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द नेचर, नेचुरल सब्सटेंसेज आर कॉल्ड नेचुरल इंडिकेटर। सिंपल सी डेफिनेशन है। तो आपकी बुक में दो एग्जाम्पल, दो दे रखे हैं, मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोल्फथैलीन। ठीक है, एसिड बेस के लिए। तो दो एग्जाम्पल एसिड बेस के लिए हैं सिंथेटिक के, फिनोल्फथैलीन एंड मिथाइल ऑरेंज। चलिए इसके अलावा देखिए, आगे देख लेते हैं, इस बैक बॉक्स को फिनिश करते हैं, उसके बाद आगे देखते हैं। तो इसके अलावा हमारे नेचर में हमें जो नेचुरल इंडिकेटर मिलते हैं वो बहुत सारे और मिलते हैं। अभी हम इन्हें सिंथेटिक को बाद में करेंगे, यहाँ सिर्फ आगे ही लाइन इसलिए बता दिया। अभी पहले नेचुरल को ख़त्म कर लेते हैं, सिंथेटिक हम अगली वीडियो में कर लेंगे, क्योंकि आई थिंक आधे घंटे से ज़्यादा की वीडियो हो चुकी है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं
देखिए, आपके नेचर में आपको बहुत सारे मटेरियल और मिलते हैं, जैसे रेड कैबेज लीव्स, जो रेड कैबेज होती है ना वो, या टर्मरिक जिसकी बात अभी हमने की है, या कुछ और कलर पेटल्स, ये सब क्या करते हैं, ये भी हमें इंडिकेटर शो करते हैं, ये भी इंडिकेट करते हैं एसिड और बेस को। अब ये करते कैसे हैं, देखो, आपने मोस्टली जो रेड चीज़ें देखी है ना इंडिकेटर में, नेचुरल इंडिकेटर्स की अगर हम बात कर ही रहे हैं, नेचुरल इंडिकेटर्स में हमने एग्जांपल लिया है यहाँ पर किसका, हमने लिया है रेड कैबेज का। अब देखो, रेड कैबेज हो गया, हम एक बात 100 बातों की एक बात कर लेते हैं, रेड कैबेज हो गया, या फिर आपका हिबिस्कस हो गया। हिबिस्कस होता है ना, जैसे आप चाइना रोज़ कहते हैं, ठीक है, उसकी जो पंखुड़ियाँ होती हैं, पेटल्स होती हैं, वो भी रेड कलर की होती हैं। या अनियन का जो ऊपर का लीव वो होता है, पील होता है, अनियन पील, ठीक है, जो सबसे ऊपर का जो छिलका होता है अनियन का, पके हुए अनियन का, वो भी रेड सा हो जाता है ना। तो इन सब में जो हल्के से रेड और ब्लू से होते हैं, इन सब में आप एक कॉमन चीज़ देखेंगे, और वो होती है आपकी, अच्छा इसके अलावा आपके यहाँ पर और भी देखें, पिटोनिया हो गया, ठीक है, पिटूनिया हो गया, या एक आपका जेरेनियम हो गया, जेरेनियम, ठीक है। इन सब में आप कॉमन चीज देखेंगे कि इन सब में ये जो कलर है वो, इनमें एक पिगमेंट होता है, एक इंडिकेटर होता है, उस इंडिकेटर को बोलते हैं एंथोसायनिन, ठीक है। इसका कलर पर्पल सा होता है, ठीक है, इस एंथोसायनिन का कलर होता है पर्पल। यही एंथोसायनिन जो है, ये आपका रीज़न है ये शो करने का, मतलब ये इंडिकेटर इसी वजह से शो होते हैं, क्योंकि इन सब में एंथोसायनिन है। तो बेसिकली जो भी हल्का सा रेड सा है या फिर पर्पल सा है, उसमें एंथोसायनिन होगा, और उसी एंथोसायनिन पिगमेंट की वजह से, ये एक तरह का केमिकल है जो इनके अंदर पाया जाता है, और इसी की वजह से इनका कलर ऐसा होता है। तो इन्हीं एंथोसायनिन की वजह से आपको ये नेचुरल इंडिकेटर की फॉर्म में नज़र आते हैं। ओके, तो ये एंथोसायनिन होता है, ये चेंज कैसे दिखाता है, मतलब आपको पता कैसे चलेगा कि कौन सा एसिड है कौन सा बेस है। तो बेसिकली इनमें से कोई भी चीज़ जब आप एसिड में मिलाओगे, ठीक है, तो एसिड में तो ये कलर देगा आपको थोड़ा सा रेड या पिंक टाइप का, ठीक है। ये जो पर्पल सा कलर है, ये पर्पल सा कलर चेंज हो जाएगा रेड या पिंक में। पर्पल कह सकते हो, मैजेंटा कह सकते हो, ये जो कलर है मैजेंटा कलर, ये एसिड में चेंज हो जाएगा रेड या पिंक में। और बेस में ये कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा येलो से कलर में, येलो कह सकते हो, हल्का सा ग्रीन येलो कह सकते हो, ग्रीन येलो, ठीक है। तो येलो में चेंज हो जाएंगे इन सब में, ठीक है। ये सारे जो एग्जांपल आपके लिखे हुए हैं, इन सारे एग्जांपल्स में यही होगा, एसिड में ये रेड पिंक हो जाएगा और बेस में ये येलो हो जाएगा, ठीक है। तो ये थे नेचुरल इंडिकेटर जो आपके दे रखे हैं। इसके अलावा आपका दे रखा है हाइड्रेंजिया, ठीक है। हाइड्रेंजिया आप कैसे पहचानोगे कि हाइड्रेंजिया में क्या है, तो होता क्या है, इसमें भी सेम चीज़ है, ठीक है, इसमें भी आपको नज़र सेम चीज़ आने वाली है। हाइड्रेंजिया बस इस तरीके से शो करता है, हाइड्रेंजिया आपको बताता कैसे, कि आपके पास हाइड्रेंजिया जहाँ भी पाए जाएंगे, ये हाइड्रेंजिया के जो फूल होते हैं वो सॉइल का पीएच, सॉइल के पीएच को आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, वो एसिडिक है या फिर बेसिक है, ठीक है, इसे पता करने में हेल्प करता है हाइड्रेंजिया के फ्लावर्स। तो आपको जहाँ रेड कलर के फ्लावर्स मिलेंगे, ठीक है, उसका मतलब है कि वहाँ की सॉइल कैसी है, एसिडिक है, ओके। और अगर ब्लू कलर के फ्लावर्स मिलते हैं तो वहाँ की जो सॉइल है वो कैसी है आपकी, वो है बेसिक या फिर न्यूट्रल भी हो सकती है, ठीक है, बेसिक या न्यूट्रल है।
तो इस तरीके से हाइड्रेंजिया वहाँ की सॉइल का पता करेगा। मतलब जहाँ पर भी हाइड्रेंजिया पाया जाए और वहाँ पर आपको ब्लू कलर का फ्लावर पाया जाता है हाइड्रेंजिया में, तो मीन्स उसकी जो सॉइल है वो बेसिक या न्यूट्रल है। लेकिन अगर रेड कलर का फ्लावर है तो वो थोड़ा सा क्या बोलेंगे, डेंजर टाइप का है, क्योंकि प्लांट के लिए एसिडिक सॉइल ज़्यादा अच्छी नहीं होती है। तो इस वजह से वो जो फ्लावर है वो रेड हो जाते हैं एज ए डेंजर साइन। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे नेचुरल इंडिकेटर। अब हम अगले चैप्टर में और टाइप के इंडिकेटर्स के बारे में बात करेंगे। सॉरी, चैप्टर बोल दिया मैंने, नेक्स्ट पार्ट में, इस चैप्टर का जो नेक्स्ट पार्ट बनाएंगे उसमें अलग टाइप के इंडिकेटर्स की बात करेंगे। हाँ, थोड़ी सी लेंदी वीडियो हो रही है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं। ठीक है, बहुत धीरे नहीं चल रहे हैं, बस आपको इंट्रो देने में थोड़ा सा टाइम लग गया, अदरवाइज चैप्टर ज़्यादा लेंदी नहीं बनेगा। बात करते हैं तो बिना टाइम वेस्ट किए, फालतू की बकवास किए चलते हैं, कल मिलते हैं। और मिलने से पहले देखिए बेटा, एक बार रिवाइज कर लीजिएगा जब ये कल कर रहे हैं आप, या थोड़ी देर बैठ के अभी आप लर्न भी कर सकते हैं इन चीज़ों को। बहुत ज़्यादा नहीं है, क्योंकि आपने अगर पढ़ा है तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं हैं, स्कूल में तो पढ़ाई है आपने। अब भी एक बार अगर कर लेंगे तो एक ही बार में याद हो जाएगा। चलिए मिलते हैं कल। थैंक यू, बाय।